गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैं दिनकर सिंह आप सभी के समक्ष रसायन विज्ञान का पूरा कोर्स लेकर आया हूं और ये कोर्स का ये चौथा क्लास है। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था सेल के बारे में, पढ़ा था सब सेल के बारे में, पढ़ा था बोर ब्यूटी योजना के बारे में, पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु नियम के बारे में पढ़ा था, उनके दोष के बारे में पढ़ा था। आखिरी टॉपिक था कल का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हमने अष्टक नियम पढ़ा था कि अष्टक नियम क्या होता है। फिर आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई परमाणु है और इस परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो हमारे किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक डालते हैं परमाणु संख्या। टॉपिक डालते हैं हम परमाणु संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर और इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में लिख ले कि ये होता क्या है। तो मैं आपको क्या समझाया हूं, जो किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग, किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो क्या देखिए, किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? इसको जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर एक हम तत्व लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के नीचे 11 है क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना है? 11। तो इसके जस्ट नीचे लिखते हैं। और इसका भार कितना है? तो इसका परमाणु भार 23 है, तो ऊपर भार लिखते हैं। ठीक है, और इस एग्जांपल ले लिए, जैसे कि Na का क्या है, इसका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 11 है। परमाणु संख्या कितना है? 11 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 8 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 20 है। ठीक है, समझ गए। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। और हाँ, यहीं पे आप याद रखिए, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर में परमाणु संख्या। भी देखें ही परमाणु संख्या क्या होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कब होता है? जब उस पर कोई चार्ज नहीं हो, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं हो। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब है कि वह किसी से ले रखा है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लेंगे, और निगेटिव मतलब वह किसी को दे चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लेंगे। अगर निगेटिव चार्ज है इसका मतलब है कि वह किसी से इलेक्ट्रॉन ले चुका है पहले से, तो एक इलेक्ट्रॉन जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देंगे। वो आगे आपको हम अच्छे से समझाएंगे। आगे देखिए, तो प्रोटॉन की संख्या हो गया। अगला टॉपिक हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो परमाणु संख्या समझ ली। परमाणु संख्या क्या होता है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों बराबर होता है। ठीक है, परमाणु संख्या को इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको डोनेट करते हैं जेड से। आइए दूसरा टॉपिक हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अब देखिए, किसी परमाणु के
किसी परमाणु के नाभिक में क्या स्थित होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जोड़ देंगे तो वही हमारा एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहा जाएगा? एटॉमिक मास कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेंगे, किसी भी परमाणु के, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या के जोड़ को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को आपस में जोड़ देते हैं, उसी को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे। क्वेश्चन कैसे रहेगा उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक हमारा तत्व है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान 23 होगा। और परमाणु संख्या कितना होगा? तो परमाणु संख्या इसका 11 होगा। तो देखिए किसी भी तत्व लिखे और तत्व के नीचे जो लिखते हैं सो प्रोटॉन की परमाणु संख्या होता है और ऊपर जो लिखते हैं सो परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक्स कोई एलिमेंट है तो इसके नीचे लिखेंगे वो क्या होगा? वो उसको नीचे किसको लिखते हैं? परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान को नीचे लिखते हैं। इसका मतलब है कि हमको कोई यहाँ पे लिखा रहेगा, कोई तत्व तो लिखा रहेगा, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम और यहाँ लिखा रहेगा 12 और यहाँ लिखा रहेगा 24। तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि मैग्नीशियम तत्व का ये 12 क्या है? तो ये 12 उसका एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या है। और ये 24 क्या है? तो 24 उसका परमाणु द्रव्यमान है यानी कि एटॉमिक मास है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इससे कैसे रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं आपको हम एल्यूमिनियम का देते हैं। एल्यूमिनियम 17 और एल्यूमिनियम का 17 दूना 27 हो जाएगा। 27 ही होता है ना इसका? हाँ, एल्यूमिनियम 13 पे होता है, वही तो। एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना? परमाणु संख्या 13 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो परमाणु द्रव्यमान 27 है। ठीक है, तो अब इसका पूछेगा आपसे कि इसमें परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, यानी कि जेड कितना दिया हुआ है? तो 13 दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो क्या कहते हैं? परमाणु संख्या के बराबर 13 हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो जितना परमाणु संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 13 हो जाएगा। एटॉमिक मास कितना होगा? यानी कि परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान 27 हो जाएगा। अब इसमें पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। क्या पूछेगा? न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। और हम लोग अभी पढ़े थे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ को क्या कहते हैं? इसके जोड़ को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इसको P लिखते हैं तो P प्लस इसको N लिखते हैं तो N बराबर में इसको A लिखते हैं तो A। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ है तो आप कहिएगा हाँ प्रोटॉन का संख्या दिया हुआ है तो 13 ले लेते हैं। क्या हमको न्यूट्रॉन का संख्या दिया हुआ है? तो नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है तो N ले लेते हैं। क्या हमको परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है? तो हाँ परमाणु द्रव्यमान 27 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम 27 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। N तो इधर 13 प्लस में उधर जाकर माइनस में होगा तो 27 माइनस में 13 यानी कि 14। तो इसका n का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका n का वैल्यू न्यूट्रॉन की संख्या
14 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूरा समझ गए? ऐसे ही आपसे इसका क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए कि अगर आपको परमाणु द्रव्यमान दे रखा है और परमाणु संख्या दे रखा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लेगा। कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा, परमाणु संख्या दे देगा, फिर परमाणु द्रव्यमान पूछ लेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। आगे देखिए, ये दोनों टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण जरूरी ये होता है कि हमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो देखते हैं कि उसके रासायनिक अभिक्रिया में किसी में 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, किसी में 6 लेता है। तो वो कौन होता है? तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहरी कक्षा में स्थित होता है। आइए इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? किसी भी परमाणु के सबसे आखिरी कक्षा में, किसी भी परमाणु के सबसे आखिरी कक्षा में यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है सबसे बाहरी कक्षा में, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे? अब एग्जांपल समझते हैं हम थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि सोडियम, हमेशा हम सोडियम ही लेते हैं, सोडियम 11। तो सबसे पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम पढ़े थे, सबसे पहला कक्षा में क्या लेंगे? 2 लेंगे, फिर 8 लेंगे, उसके बाद फिर 1 लेंगे, फिर हम 1 लेंगे, हो गया 8 2 10 11, 11 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। आप देखिए दूसरा मैग्नीशियम लेते हैं 13, तो 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, सॉरी 2 8 और 3 होगा। ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम होता है 13 पे। ठीक है, तो 2 8 और 3 होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो सबसे बाहरी कक्षा में कौन है? तो सबसे बाहरी कक्षा में 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी कक्षा में 3 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। जो सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और जो ये 2 बच गया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो 2 बच गया, उसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक कोर इलेक्ट्रॉन ही है, यहीं पे हम उसका एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं ताकि आगे सीधे आपको लिखवा सकूं। कोर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, अब लेते हैं हम ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। पहला कक्षा में कितना होगा? 2 होगा, दूसरा में कितना होगा? 6 होगा। तो बताइए यहाँ सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 6 इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचेगा उसको कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा कौन बचा? तो 2 बचा, तो ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आइए इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या? किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा टॉपिक हम क्या आपको समझाए हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु में बच जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उस तत्व में बच जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं?
कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। किसी तत्व के डायरेक्ट लिखिए, किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन के अलावा सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए आपको मैं समझाया कि किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप कहिए कि सर पढ़ा तो दिए, इसका जरूरी क्या था? अभी तो आप बोल रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व का हम रासायनिक बंधन करते हैं या कोई भी अभिक्रिया कराते हैं, किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है किसी तत्व का, तो उसमें कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है सिर्फ। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? तो जो सबसे बाहरी कक्षा में स्थित होता है वही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। ठीक है, आगे देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए, कोर इलेक्ट्रॉन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी क्या होता है। ऐसा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और मैं जो लिखाता हूं उसको लिखते भी रहिएगा ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सको। देखिए अगला टॉपिक है हमारा वैलेंसी यानी कि संयोजकता। वैलेंसी, संयोजकता क्या होता है सो समझिए। देखिए आपको मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था तभी मैं आपको अष्टक नियम के बारे में बताया था। अष्टक नियम क्या होता है? तो किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जब किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उस तत्व को पूरा माना जाता है, उसको पूर्ण माना जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखते, उसी को हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। अब देख लीजिए, किसी के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और जिससे उसका अभिक्रिया कराने जाएंगे, उसका रिएक्शन कराने जाएंगे, उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो किसी का 6 है, किसी का 2 है, और आखिरी कक्षा में सब पूर्ण होना चाहता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन वाले को 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आप कहिएगा नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि उसका वहां पे क्या कहते हैं उसको, वहां पे वो अल्पसंख्यक है, वहां पे 6 वाला बहुसंख्यक है, तो हमेशा अल्पसंख्यक को शोषित किया जाता है। तो देखिए, तो वहां 6 इलेक्ट्रॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? तो वो इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अगर हम वैलेंसी के बारे में देखते हैं तो हम इसके बारे में लिखिए, कोई भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अष्टक नियम के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पर उसको पूर्ण या अस्थाई माना जाता है, पूर्ण या अस्थाई माना जाता है। ठीक है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन का परित्याग या जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब कि पार्टनरशिप, साझेदारी, या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है
उसे ही संयोजकता कहते हैं, उसे ही संयोजकता कहते हैं, उसे ही संयोजकता कहते हैं। मतलब कि कोई भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने पे उस तत्व उस कक्षा को पूरा माना जाता है या स्थायी माना जाता है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेगा, उसको उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। आप कहिएगा समझाइए फिर से कि कितना रहेगा तो परित्याग करेगा, कितना रहेगा तो ग्रहण करेगा, और कितना रहेगा तो साझेदारी करेगा। ठीक है, तो देखिए छोटा सा लिस्ट बनाइए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब हम पढ़े थे जिस समय तो हमको बड़ा कंफ्यूजन होता था, फिर हम धीरे धीरे देखे तो सब बहुत छोटे चीज में सिमटा हुआ है। देखिए अब आखिरी कक्षा में रहता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कांड तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करेगा, अभिक्रिया कहीं का भी, अभिक्रिया कोई सा भी हो, कांड तो हमेशा कौन करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन करेगा। तो देखिए ठीक है, और वैलेंस यानी कि संयोजकता। मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक रहे, ठीक है, और एक रहेगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा। मान लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहे तो 3 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देगा। ठीक है, वैलेंसी देखो तो वैलेंसी कितना 3 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ये भी 4 है, अगला का भी 4 होगा, तभी तो इससे मांग रहा है कि अपना दो का अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये कहेगा ना हमारा 4 है तो हमरा दे, हम अष्टक पूरा करेंगे। ये बोलेगा कि नहीं, दूसरा बोला कि नहीं हमारा 4 दे, हम अष्टक पूरा करेंगे। उस केस में क्या होगा, दोनों का कि हम दोनों साझेदारी कर लेते हैं, दोनों 8वां घर बना लेते हैं, दोनों मिलकर रहेंगे। तो यहाँ पे जब 4 होता है तब साझेदारी होता है, साझेदारी होता है। यहां तक क्या हो रहा था, तो यहां तक इलेक्ट्रॉन का परित्याग हो रहा था, यहां तक इलेक्ट्रॉन का परित्याग हो रहा था, यहाँ पे साझेदारी हो गया। अब 5 रहेगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन उससे ग्रहण करेगा। ठीक है, 6 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 7 रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करेगा। अगर 8 रहेगा तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो 0 पर वैलेंसी हो जाएगा। तो यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहे तो वैलेंसी 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो साझेदारी करेगा तो वैलेंसी 4 होगा। और इसके नीचे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 रहे तो क्या करेगा, तो ग्रहण करेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहे तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रन 6 रहे तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहे तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहे तो अष्टक पूरा है, ये है, उसको ज्यादा तो करना ही नहीं है, तो 0 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको हम फिर से थोड़ा सा एक और 2 और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कार्बन, ठीक है, C612, ठीक है, 6 क्या है तो परमाणु संख्या है, 12 क्या है तो परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है, इसको कैसे अरेंज करेंगे, 2, 4, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 क्या है, 4 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बचता है उसको क्या कहते हैं, उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये हमारा कोर इलेक्ट्रॉन है। अब बात करेंगे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ये क्या करेगा, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा या परित्याग करेगा, तो आप कहिएगा नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करता है, तो 4 वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहता है तो साझेदारी करता है। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर ये देकर पूछ ले कि यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर पूछ दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, और जब अगर 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी 4 ही रह जाता है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, लेते हैं एग्जाम्पल हम एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 12 होता है और परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सजाते हैं, तो 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा। सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके अलावा बचे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उसके अलावा बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम कहेंगे 8 2 10 है। अगर पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर पूछेगा वैलेंस यानी कि संयोजकता कितना है, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता
चार, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो संयोजकता 2 होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 का परित्याग कर देता है। तो अगर वैलेंसी 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे साझेदारी करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी वहां पे -3 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी -2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी -1 होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी वहां पे हमारा वैलेंसी 0 होगा, संयोजकता हमारा 0 होगा। ठीक है, हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक यानी कि जिसको आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। देखिए, नॉर्मली हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में अक्सर इसके नाम में ही छुपा रहता है। क्या है? समस्थानिक। स्थान का क्या मतलब होता है? सम का क्या मतलब होता है? समान। स्थान का मतलब स्थान। तो समस्थानिक का तात्पर्य क्या है? समान स्थान में, मतलब कि समान स्थान वाला। ठीक है, तो देखिए इसका समान स्थान वाला, तो स्थान के बारे में कौन जिक्र करता है? तो कौन? ये परमाणु संख्या करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस तत्व का परमाणु संख्या समान होगा परंतु परमाणु द्रव्यमान असमान होगा उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे समस्थानिक। ठीक है, टॉपिक डालिए, समस्थानिक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं। देखिए, जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान असमान हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। स्थान समान होना चाहिए। तो जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान असमान, उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। अगर हम समस्थानिक का एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहले हाइड्रोजन, परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान 1 भी, 2 भी, 3 भी। देखिए इसका याद रखिए, इसका नाम भी याद रखिए। क्या होता है? एग्जाम में यही पूछ देता है। देखिए सबसे पहले H1 को देखिए, ये क्या होता है? ये होता है प्रोटियम। H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और H3 को कहते हैं ट्राइटियम। अब देखिए प्रोटियम क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बीपीएससी प्री में 4 से 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो वहां पे कौन होगा? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसलिए हाइड्रोजन वो तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम क्या है? D2O, भारी जल। ठीक है। ट्राइटियम क्या है? तो ट्राइटियम हमारा एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक प्रकार का रेडियो सक्रियता है। रेडियो सक्रियता क्या होता है? जो जितना जल्दी रिएक्शन करता है उसका उतना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो सक्रियता होता है। ये प्रयोग कहाँ होता है? तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में प्रयोग होता है, हाइड्रोजन बम बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल देख लिया हाइड्रोजन का। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, C612 C614। ठीक है, कार्बन का 2 समस्थानिक हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों कार्बन ही है, स्थान समान है यानी कि परमाणु संख्या समान है मगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। दूसरा देखिए, इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन का O8 इसका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18 ही होता है, 16 18 ही होता है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर तीसरा हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा प्यारा सोडियम भाई साहब, Na1123 और Na1124। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम कॉपी से देख लेते हैं ताकि गलत ना पढ़ाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या हो गया? 2 समस्थानिक हो गया, ऑक्सीजन का भी 2 समस्थानिक हो गया, कार्बन का भी 2 समस्थानिक हो गया, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक हो गया। तो ये क्या है? और हाँ एक बात और बताइए, ये डाल्टन साहब हमारा जो परमाणु का खोज किए थे वो क्या कहे थे कि परमाणु
समान द्रव्यमान वाला परमाणु संख्या, अगर समान स्थान वाला परमाणु संख्या का द्रव्यमान, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान समान तत्वों का समान होगा और परमाणु द्रव्यमान असमान तत्वों का असमान होगा। तो यहाँ देखिए समान तत्व है मगर परमाणु द्रव्यमान असमान हो गया कि नहीं हो गया, तो इसीलिए उनका गलत ठहराया गया था उनके इसको। इसीलिए दोष में सबसे पहले बताया गया था कि 3 ठो दोष निकाला गया था। पहला था कि परमाणु विभाज्य हो सकता है, परमाणु को 3 मौलिक कण में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा कहा गया था कि समान तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, और तीसरा कहा गया था कि अलग अलग असमान तत्वों का भी परमाणु द्रव्यमान समान हो सकता है। ठीक है, तो हम देखें समस्थानिक, जिस तत्व का परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान असमान हो उसको समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लिया उसका। अब हम पढ़ेंगे समस्थानिक के बाद पढ़ेंगे हम लोग समभारिक। समभारिक मतलब कि जिसका भार समान हो, मतलब कि भार कौन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान। तो हम इजिली कह सकते हैं जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान असमान हो परंतु परमाणु संख्या समान हो यार चीटी कर दिया, परमाणु संख्या समान हो उसको समभारिक कहते हैं। आइए नया टॉपिक देते हैं हम, समभारिक। समभारिक, ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं। जिस तत्व का नाम नहीं छुपा होगा, समभारिक यानी कि समान भार वाला। तो भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु संख्या असमान हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम समभारिक कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है, और इस तीनों का द्रव्यमान 40 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने नंबर पे होता है, तो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन। देखिए कार्बन कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे। इसका तत्व तो बराबर रहेगा C14, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कार्बन 6 पे होता है और नाइट्रोजन 7 पे होता है। कार्बन का एक समस्थानिक 14 है और इसका तो 14 होता ही है। तो दूसरा ये हो गया, इसका भी परमाणु द्रव्य। देखिए दो अलग अलग तत्व है, मतलब कि परमाणु संख्या अलग अलग है मगर परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान सेम है। इसका देखिए तीनों तत्व अलग अलग है, यानी कि परमाणु संख्या अलग अलग है परंतु परमाणु द्रव्यमान तीनों का 40-40 समान है। इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग देख लिए समस्थानिक, हम लोग देख लिए समभारिक। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्या देखेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या देखेंगे अगला टॉपिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि समान इलेक्ट्रॉन वाला। तो जिस तत्व का, फॉर्मूला नाम में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या असमान हो। जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या असमान, उसे क्या कहते हैं, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं सोडियम Na,
सोडियम Na 11 पे आएगा, मैग्नीशियम 12 पे आएगा। ठीक है, इसका परमाणु भार 23 होता है, इसका परमाणु भार 24 होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस पे एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब क्या समझाए थे कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो किसी से उधार ले चुका है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितना है 11, परमाणु संख्या कितना है 11, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, होता तो 11 मगर यहाँ पे एक चार्ज है माइनस का, तो माइनस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले चुका है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 12 हो गया। वैसे ही मैग्नीशियम का देखिए, परमाणु संख्या कितना है 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितना है 12, कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा 12। तो ये देखिए तब तो अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हो गया है कि नहीं। तो ये हमारा क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, तो जिस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या असमान हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, तो जिस तत्व में नाम में छुपा हुआ सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक समान न्यूट्रॉन वाला। ठीक है, तो जिस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु संख्या असमान, उसे क्या कहते हैं, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, Na 11 Mg मैग्नीशियम का 12, परमाणु द्रव्यमान 24, इसका परमाणु द्रव्यमान 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23 है, मैग्नीशियम का 24 है। अब देखिए सोडियम भाई साहब का इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कितना है 11, प्रोटॉन की संख्या कितना है 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 11, परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो परमाणु द्रव्यमान हमारा 23 है। अब पूछ के हम क्या चीज सब मिले, न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन कौन होता है, तो न्यूट्रॉन हमारा होता है अगर हम परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान होता है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या दिया हुआ है 23, परमाणु की संख्या के प्रोटॉन की संख्या कितना है 11, न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू ये 11 इधर आएगा तो ये प्लस में इधर माइनस में होगा, तो यानी कि 23 माइनस 11, मतलब कि 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना बचा, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना है 12 है। अब इसका निकालिए, परमाणु संख्या कितना है 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 12, प्रोटॉन की संख्या कितना है 12, परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो परमाणु द्रव्यमान 24 है। फॉर्मूला क्या होता है परमाणु द्रव्यमान का, तो प्रोटॉन की संख्या जोड़ में न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान कितना है 24, प्रोटॉन की संख्या कितना है तो 12, न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो ये 12 इधर आएगा माइनस में, तो न्यूट्रॉन की संख्या 24 माइनस में 12 यानी कि 12, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया 12। तो दोनों तत्वों का न्यूट्रॉन की संख्या आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसीलिए कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक वो होता है जिस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक है, तो हम आपने आज चर्चा किए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर हम चर्चा किए कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर हम बात किए संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में, फिर हम बात किए समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। पहले टॉपिक लिख लेते हैं फिर आपको हम समझाते हैं फिर लिखाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, देखिए कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु कोई भी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया से पहले जितना भार होगा उतना ही भार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका भार, दोनों भार बराबर होगा। यानी कि किसी भी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पहले जितना भार होगा
और जो रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद का जितना भार होगा यानी कि प्रोडक्ट का जितना भार होगा दोनों बराबर होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये लेवोजियर भाई साहब दिए थे। ये वही लेवोजियर भाई साहब है, इसके द्वारा दिया गया था, लेवोजियर। और ये वही लेवोजियर भाई साहब है जिनको रसायन विज्ञान का जनक माना गया है। क्या आप बता सकते हैं रसायन विज्ञान का भारतीय पिता कौन है? रसायन विज्ञान के भारतीय पिता प्रफुल्ल चंद्र रे हैं। प्रफुल्ल चंद्र रे हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत के बारे में हम लिख लेते हैं। किसी भी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व, किसी भी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व जितना द्रव्यमान है कौमा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद होगा उसका भी द्रव्यमान कौमा दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। किसी भी तत्व का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व जितना द्रव्यमान है कौमा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद होगा कौमा उसका उत्पाद होगा उसका भी द्रव्यमान दोनों बराबर होगा, ठीक है। देखिए कैसे समझिएगा, एग्जाम्पल लेकर समझिएगा। जैसे कि सी कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दिए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। बताइए कार्बन का भार कितना है? तो कार्बन का भार 12, परमाणु द्रव्यमान 12। ऑक्सीजन का कितना है? तो वैसे तो 16 होता है मगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2 32, तो 32 जोड़ 12 यानी कि 44 हो गया इसका भार। देखिए और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद क्या आया, प्रोडक्ट क्या आया, C12। यहाँ देखिए सी का भार कितना, कार्बन का भार कितना, परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 16 गुना 2 32, तो 12 प्लस में 32 यानी कि 44। क्या देखिए दोनों का परमाणु द्रव्यमान बराबर है? तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल बराबर है। तो यही हमारा था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो कि लेवोजियर भाई साहब के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अफवाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? अफवाउ प्रिंसिपल, ठीक है। अगर टाइम देखें तो 43 मिनट हुआ है अभी और हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अफवाउ प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो अफवाउ प्रिंसिपल क्या होता है? अगर हम बात करते हैं अफवाउ प्रिंसिपल क्या होता है तो मैं समझाऊं उससे पहले मैं इसे मिटा लेता हूं। अगला टॉपिक है हमारा अफवाउ। अफवाउ सिद्धांत। अफवाउ सिद्धांत क्या होता है? देखिए ये चार्ट को याद रखिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f40 सॉरी 2 4 10 14, ठीक है। 5s2 5p6 5p10 और 5p14, ठीक है। देखिए इसको ऐसे 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 काट के एरो दीजिए, इसको ऐसे 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 काट के एरो दीजिए। क्यों? तो ऐसे ही हमको उठाना है, ठीक है, ऐसे ही हमको उठाना है। आगे भी ऐसे लिखते जाएंगे 6 7 8 9 10 आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से कैसे उठाएं,
पहले हम उठाएंगे 1s2 को, उसके बाद 2s2 को, ऊपर लिखते हैं 1s2 को, फिर उठाएंगे किसको 2s2 को, फिर उठाएंगे किसको 2p6, फिर किसको उठाएंगे 3s2, फिर किसको उठाएंगे 3p6, फिर किसको उठाएंगे 4s2, फिर किसको उठाएंगे 3d10, फिर किसको उठाएंगे 4p6, फिर किसको उठाएंगे 5s2। ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आइए अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। सजाइए इसको। इस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1s2, दूसरा 2s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 4, 16 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। आगे उठाइए 2p6, कितना अभी 10 इलेक्ट्रॉन हुआ है, आगे सजाइए 3s2। ठीक है, 10 12 हो गया, 3p6, 12 6 18 हो गया। अगला में 4s2, हमारा पूरा 20 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो हमारा कैल्शियम का 20। हमारा अगर पूछेगा कि कैल्शियम का आप बाउ सिद्धांत के अनुसार कैल्शियम को सजाइए, तो हम ऐसे सजाएं कैल्शियम को। ठीक है, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2। इसको आप याद कर सकते हैं जो हरे मार्कर से लिखा हुआ है। अगर आपको याद नहीं होता है तो ये चार्ट बनाना आसान है। 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p6, 3d10 ऐसे करना है और ऐसे कोने कानी इसको लाइन मार लेना है और पीछे तीर के पीछे की तरफ उठाना शुरू करना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6, कितना हो गया 2 2 4 6 10। अब अगर यहाँ पे 11 ये एक ही चाहिए तो 3s1 एक ही लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे तो एक ही लेंगे। और यहाँ पे हम जैसे कि उधर हम अष्टक नियम पढ़ रहे थे, अब बाउ प्रिंसिपल में हम अष्टक नियम पढ़ रहे थे। अब बाउ प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल रहा था मैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे कि हम अष्टक नियम पढ़ रहे थे, वही यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे हम नोट में लिखेंगे। यहाँ पे वैसे ही लफड़ा एक डी ब्लॉक के साथ होता है। ठीक है, याद रखना है। नोट में लिखेंगे डी ब्लॉक को हाफ फिल या फुल फिल होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो पहले वाला कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर डी ब्लॉक को हाफ फिल या फुल फिल कर देंगे। ठीक है, एवं पहले वाला सबसेल यानी कि उप कक्षा को, जिससे कि लिए थे इलेक्ट्रॉन, सबसेल को बाद में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। क्या कहा नोट में हम क्या लिखवाएं? डी ब्लॉक को हाफ फिल या फुलफिल करने के लिए। देखिए डी ब्लॉक में कितना है तो डी ब्लॉक में हमारा 10 है, तो हाफ फिल का मतलब क्या हुआ तो हाफ फिल का मतलब हुआ कि डी ब्लॉक में 5 कर देंगे। अगर फुलफिल का मतलब हुआ कि डी ब्लॉक में 10, तो अगर यहाँ पे 4 होगा, डी ब्लॉक में 4 एलिमेंट रहा, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन रहा, तो पीछे वाले सबसेल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर डी को 5 कर देंगे। अगर डी में 9 इलेक्ट्रॉन रहा तो पीछे वाले सबसेल से लेके इसको 10 कर देंगे, और जो पीछे वाला सबसेल से जो इलेक्ट्रॉन लिए थे उस पीछे वाला सबसेल को
आगे लिखेंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक को हाफ फिल या फुलफिल होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो पहले वाला कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के डी ब्लॉक को हाफ फिल या फुलफिल कर देंगे एवं पहले वाला सबसेल को बाद में लिखेंगे। इसका एक प्यारा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं। इसका हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल समझते हैं और प्यारा सा एग्जाम्पल का नाम है क्रोमियम। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्रोमियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, सॉरी परमाणु संख्या 24 है। अब देखिए इस क्रोमियम को सजाइए। पहले क्या लिखिएगा 1s2, फिर क्या लिखिएगा 2s2, फिर क्या लिखिएगा 2p6, फिर क्या लिखिएगा 3s2, फिर क्या लिखिएगा 3p6, फिर क्या लिखिएगा 4s2, फिर क्या लिखिएगा 3d4। देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 4 24। क्या हमारा क्रोमियम में 24 था, 24 का अरेंज कर दिए, मगर नहीं, ये यहाँ पे गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा सो देखिए। अभी हमने कहा था कि अगर डी ब्लॉक फुलफिल या हाफिल होना चाहेगा और अगर फुलफिल या हाफिल से एक कम इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहले वाला कक्षा से इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये एक कम है हाफिल से, इसको 5 करने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे करके कर दिए 3d5, इसको हाफिल या फुलफिल कर देंगे, कर दिए। मगर ये हमारा ये भी प्रोसेस सही नहीं है, ये भी प्रोसेस गलत है, लिखने का तरीका गलती है। तो सही तरीका क्या होगा सो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इसको पहले लिखेंगे 3d5 और इसको बाद में लिखेंगे यानी कि 4s1। ये तरीका हमारा लिखने का प्रॉपर सही है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में चारों ऑप्शन में से एक ये ऑप्शन दे देगा और एक ये ऑप्शन दे देगा और एक ये भी दे दिया और कहेगा कि इनमें से अधिक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ गिनिएगा तो यहाँ कहिए कि देखो यहाँ तो ये भी ठीक है, गिनिएगा तो पूरा है, मगर पर यहाँ पकड़िए कि नहीं नहीं नहीं, सर बताए थे कि डी ब्लॉक हाफिल या फुलफिल होना चाहेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पीछे वाले सबसे से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो हाफिल या फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आके ये वाला ऑप्शन कहिएगा नहीं ये सही है, D5 है, ये हाफिल है, ये सही माना जाएगा। मगर नहीं, दूसरा बात क्या कहते हैं सर वो भी याद रखना है कि जो सबसे लास्ट तक अगर फुलफिल या हाफिल करने के बाद जिससे हमें इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसको लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए D5 4s1, याद करने का तरीका बताते हैं। मान लीजिए कि इसके घर में एस वाले का सिंगल घर है 2 बेड का, तो उसमें 2 लोग रह गए, एस वाले में 2 लोग रह गए, पी वाले में 6 लोग रह गए, एस वाले में फिर से 2 लोग, पी वाले में 6 लोग, एस वाले में 1 लोग, सॉरी 2 लोग। मगर यहाँ देखिए एस वाले में, डी वाले में 5 लोग रह गए, अब एस वाले में 1 ही लोग रहेंगे। तो आप पहले किसको भरेंगे, पहले यहाँ सिंगल बेड भरा हुआ है, पहले इसको ना फुलफिल करेंगे तब ना फिर इसको बढ़ाएंगे। अगला में ये फुलफिल हो जाएगा, फिर उसके बाद ये अपना पीछे जाकर के ये डी आगे चलाएगा। ठीक है, यही हमारा अब बाउ सिद्धांत था, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, यही वाला टॉपिक में हमारा जो डी ब्लॉक वाले में। तो याद रखना है हमारे नोट को कि डी ब्लॉक को हाफिल या फुलफिल होने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो पहले वाला कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन लेकर डी ब्लॉक को हाफिल या फुलफिल कर देंगे और जिससे जो पहले वाला कक्षा को अंत में लिखेंगे, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन लिए थे उस कक्षा को हम अंत में लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए हमारा अगला टॉपिक है क्वांटम नंबर। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है ज़ुमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, बात करें हम अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, उसको एन से डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, क्वांटम नंबर, इसको हिंदी में भी क्वांटम संख्या ही कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरा एज़ुमुथल क्वांटम नंबर, एज़ुमुथल
क्वांटम नंबर जिसको एल से डिनोट करते हैं। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि एम से डिनोट करते हैं। और चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, हिंदी में बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम नंबर। एज़ीमुथल को कहते हैं द्विगंशी क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर। और स्पिन को कहते हैं चक्रीय क्वांटम नंबर। चक्रीय क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, तो ये कक्षा का स्थिति एवं आकार के बारे में बताता है। कक्षा के स्थिति एवं आकार के बारे में बताता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है, तो यानी कि ये k सेल के बारे में बता रहा है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे l सेल के बारे में बता रहा है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो ये यहाँ पे m सेल के बारे में बता रहा है। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा परमाणु का आकार, तो जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कक्षा की संख्या भी बढ़ेगा, और जैसे ही कक्षा का संख्या बढ़ेगा तो हमारा परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। क्या करेगा, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। यहाँ पे याद रखने योग्य बातें हैं, नोट में लिख लीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है, यानी कि n इज नॉट इक्वल टू 0, n का वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा की स्थिति और आकार के बारे में बता रहा था, और तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम नंबर उपकक्षा के, ये क्या करता है, तो ये उपकक्षा की स्थिति एवं आकार के बारे में बताता है। ये उपकक्षा के स्थिति एवं आकार के बारे में बताता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको L से करते हैं। देखिए L इज इक्वल टू क्या होता है, n-1 होता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1। अगर मान लीजिए, अगर एग्जांपल में मान लीजिए कि n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो L इज इक्वल टू n-1, यानी कि 1 में से 1 गया तो 0, तो 0 है मतलब कि, याद रखिएगा 0 है मतलब कि S सब सेल, 0 है मतलब कि S सब सेल। अगर यहाँ पे n का वैल्यू 2 दिया रहता तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, n-1, यानी कि 2 - 1 तो 1 यानी कि P सब सेल, P सब सेल। सबसे अच्छा आप यहाँ पे लिख लीजिए, अगर 0 है तो S सब सेल, अगर 1 है तो P सब सेल, 2 है तो D सब सेल, अगर 3 आ रहा है इसका वैल्यू, अगर एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो S सब सेल, 0 है तो S सब सेल, 1 है तो P सब सेल, 2 है तो D सब सेल, और 3 है तो F सब सेल, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। तो आप बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, तो कक्षा एवं उपकक्षा की स्थिति का पता बताता है। ये कक्षा और उपकक्षा की स्थिति का पता बताता है, ठीक है। स्थिति तो यहाँ लिख दिए हैं, अरे सॉरी, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा की स्थिति नहीं, कक्षा की संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ संख्या है ना, n1 n2 n3 संख्या है, इसका ये संख्या है, ये कक्षा की संख्या एवं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा की संख्या और आकार के बारे में बताता है।
एज़ीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा की संख्या एवं आकार के बारे में बताता है। स्थिति के बारे में कौन बताएगा? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो कक्षा एवं उप कक्षा के स्थिति के बारे में बताता है। देखिए, याद रखिए, फिर से देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? तो कक्षा की संख्या एवं आकार के बारे में बताता है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा की संख्या और आकार के बारे में बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कक्षा एवं उप कक्षा दोनों की स्थिति के बारे में बताता है। क्या करता है? स्थिति के बारे में बताता है। अगर हम बात करें, एम का वैल्यू क्या होता है? एम का वैल्यू होता है -L से 0 से प्लस एल। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एग्जाम्पल में एल मतलब कि एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? तो -2, -1, 0, 1, 2। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि एज़ीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? -1, 0, 1। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि चक्रीय क्वांटम नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन के दिशा के बारे में बताता है। ये कक्षा एवं उप कक्षा में उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन के दिशा के बारे में बताता है। तो ये कक्षा एवं उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन के दिशा के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि एक ये ब्लॉक है, एक सेल ऊपर की ओर है, एक सेल नीचे की ओर है। ऊपर की ओर है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? 1/2, मतलब कि +1/2। और अगर नीचे की ओर है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? -1/2। अगर ऊपर की ओर है तो स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू, चक्रीय क्वांटम नंबर का वैल्यू 1/2 होगा, और नीचे की ओर है तो -1/2 होगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हुंड्स रूल। और समय सीमा को देखते हुए मैं ये क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ, और अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा हुंड्स रूल के बारे में, और 1-2 टॉपिक और इस टॉपिक का बचा हुआ है, इस चैप्टर का बचा हुआ है। उसके बाद हम अगला चैप्टर कौन शुरू करेंगे? तो हमारा केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया शुरू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक को देख लिया है। पहला था रसायन विज्ञान का परिचय, दूसरा था पदार्थ का वर्गीकरण, और तीसरा टॉपिक हमारा ये था। और अभी हम लगता है लगभग 4 क्लास हो चुका है, और आसानी से आपका 18-19 क्लास में ही, क्लास 17-18 क्लास में क्लास हमारा खत्म हो जाएगा। परंतु मैं 20 क्लास लेकर के विविध और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको जरूर करवाऊंगा। इसलिए हमारे साथ आप बने रहें। और अगर आप पहले क्लास नहीं देखे हैं तो उससे पहले भी 3 क्लास हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, आप जाकर के पूरा प्लेलिस्ट चेक करें। ठीक है, और हाँ, फिर से मैं बता दूं आपको, ये कक्षा व्हाइट बोर्ड पे लेके आया हूँ, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कंटेंट की कमी होगा। आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ ज्यादा होता है ना कि कोई टीचर आया, थोड़ा पढ़ाया, फिर थोड़ा बात कर लिया, फिर थोड़ा पढ़ाया, फिर थोड़ा बात कर लिया, उस चक्कर में क्लास घिंच के 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा चला गया, तो उससे क्या होता है कि टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर विद्यार्थियों को बहुत फर्क पड़ता है। पर्सनली मुझे, मैं एज ए स्टूडेंट कहीं पढ़ता था जब भी, तो मुझे मन होता है कि जो मेरा टीचर आया वो 1 घंटा मेरे लिए लेकर आए हैं, वो 45 मिनट मेरे लिए लेकर आए हैं, तो वो पूरा 45 मिनट हमको पढ़ाए, ना कि हमको बाहर का कोई बात सुनाए। ठीक है, तो इसलिए हम आपको आते हैं क्लास में, शुरू करते हैं और खत्म करते हैं कोई एक्स्ट्रा बातचीत के अलावा। तो मैं यहीं पे क्लास खत्म करता हूँ। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।